हेलो मेरे सोने चांदी के बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे तेलंगाना में बेसिकली अगर प्यार से किसी को बुलाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं बंगारम। बंगारम का मतलब है गोल्ड। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे लिए उसी तरीके से वेरी प्रीशियस मायने रखते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हम कैसा भूलेंगे, बिकॉज अभी जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, ममता बनर्जी अगर आप देखते हैं, उन्होंने हमारे इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के हाथ में से स्नैच कर लिए हैं फाइल्स, और वो खुद ही रिपोर्टर के जैसा माइक लेके खड़े हैं। ठीक है, उसकी इमेज मैं बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। बस बोलना ये चाह रहा था कि ईसीआई एक ऐसी टॉपिक है जिसे हम भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारे यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में काम में आती है और मेंस में इसका प्रॉपरली जीएस पेपर 2 में इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लस पीएसआईआर में भी इसका वर्णन है। मतलब क्या है, पीएसआर में भी इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हम इसे देखते हैं तो मैं थोड़ा आपको इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता दूंगा, किस किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं और किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए जब भी हम किसी भी कमीशन के लिए पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज एक्सेट्रा, वो उतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक काइंड ऑफ कंपैरिजन मिल सकता है और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत देखने को मिलेंगे। हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से द मोमेंट हम किसी भी बॉडी पढ़ते हैं तो बॉडी में सबसे पहले ये देखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऑब्वियसली उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा हमारी कंट्री में। ठीक है, और उसका फंक्शन पैन इंडिया होगा। ठीक है, और उसको डेफिनेटली एक ऑटोनोमसिटी होगी, वो खुद से काम करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी काम करेंगे उनका एक प्रॉपर इंडिपेंडेंसी होगी उनके अपॉइंटमेंट को लेकर। ओके, और उनके काम को लेकर भी इंडिपेंडेंसी होगी। सो ऑब्वियसली जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होती है तो ये चीज़ें उनके साथ डायरेक्टली आ जाती हैं। ठीक है, राइट। सो वी ऑल नो, हमें पता है द कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना है, मतलब क्या है, पैसे तो वैसे भी लेना नहीं है, फ्री में करना है। फेयर इसलिए करना है कि किसी पार्टी को ये फेवरेट नहीं बनाना है, किसी पार्टी के ऊपर ये बयाज नहीं होना है। ओके, और किसी का वोटिंग राइट नहीं छीनना है। ये सब चीज़ें फेयर में आती हैं। फेयर प्रैक्टिस करना है मीन्स जो है, जो नहीं है नहीं है। दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री ये भी बोल सकते हैं, पैसों की बात तो मैं वैसे ही करा था एज ए जोक में। ठीक है, फ्री ये भी बोल सकते हैं किसी के दबाव से, किसी के इन्फ्लुएंस से आके ये काम नहीं करना है। फेयर इलेक्शंस करने की मैक्सिमम ट्राई करनी चाहिए इन्हें, और मैक्सिमम क्या ही बोलो, 100% वैसे ही करना बेटर होगा। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है, और जो भी लोग 18 ईयर्स के अबव हो जाते हैं उनको इलेक्टोरल लिस्ट में इंक्लूड करने का भी काम इनका ही है। बिकॉज एज फार एज यू माई नॉट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, अगर आपको नहीं पता है, अगर कोई लड़का या लड़की 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली तो उनका जो वोटर आई डी कार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बनता है, नथिंग बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही बनता है। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन वोटर आई डी इशू नहीं करते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है। सो मतलब इनका ही जिम्मेदारी है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे 18 ईयर से बहुत इंडिविजुअल आ जाते हैं, मेजॉरिटी आ जाती है उनको, तब उनको देना चाहिए, उनको इंक्लूड करने का कंप्लीट प्रोविज़न होना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, कैंपेन्स कर चलाने चाहिए जिससे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकें और इतनी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट भी करें। ऑटोनॉमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी काम करती हैं तो उनके काम में दखल अंदाजी नहीं होती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑब्वियसली है बट वो लेटर स्टेजेस में आता है, बट जो भी वो करते हैं तो इट हैज़ व्हाट गॉट ऑटोनॉमी से। इंडिपेंडेंसी भी है बिकॉज उन्हें निकालना चीफ इलेक्शन कमिश्नर
रहो या अदर इलेक्शन कमिश्नर जो भी रहो, इनको निकालना इतना ईज़ी नहीं होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्ली सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से निकालते हैं उतना बड़ा प्रोसीजर करना चाहिए। जब चीज़ें पब्लिक में होती है, पार्लियामेंट से किसी को निकाल रहे हैं तो पार्लियामेंट का पूरा टेलीकास्ट होगा, टेलीकास्ट होने की वजह से पब्लिक में आएगा, पब्लिक में आने की वजह से पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे जनरेट होगा कि क्यों निकाल रहे हैं, इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ क्या है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर दबाव बनाने की यहाँ पे एक व्हाट आई से इज दैट टू पुट इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर ऑन दी एग्जीक्यूटिव, दैट वो अपने हिसाब से काम नहीं करे, अपने विल एंड फैंसी के हिसाब से काम नहीं करे, टिरानिकल रोल में काम नहीं करे, क्योंकि पूरी चीज़ पब्लिक में ही हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी देखेंगे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इश्यूज़ क्या क्या है, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट देखेंगे। अपॉइंटमेंट हमेशा डिबेटेड है। तो पहले पीएम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी अपोजिशन पार्टी, ओके, तो ये पूरे मिलके अपॉइंट करते थे। अब रिसेंट अमेंडमेंट में क्या हो गया, सीजेआई को निकाल दिए हैं। तो ये एक डिबेटेड है अपॉइंटमेंट, ओके, वाई सीजेआई इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशनर। तो ये एक इशू चल रहा है। दूसरा इशू क्या है, जो जुडिशियरी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है ना, ये अपॉइंटमेंट जुडिशरी खुद ही कर लेती है। मतलब जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वही कर लेते हैं, उनका खुद का एक कोलिजियम बना के, खुद का एक ग्रुप बना के वो अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं विद इन दैट जुडिशियल जो भी स्पेस है। तो ये भी डिबेटेड है कि फिर वहाँ पे भी नेपोटिज्म फेवरेटिज्म हो सकता है। तो उसके लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऐसी बनाई गई थी, बट ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जुडिशरी ने ही कहा है कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये अभी भी डिबेटेड है इनके अपॉइंटमेंट को लेकर। ये अपॉइंटमेंट को लेकर आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। व्हाट डू यू फील अबाउट एनजेएसी, शुड देयर बी ए और कमीशन टू लुक इनटू द अपॉइंटमेंट्स, ओके, व्हाट आर द निटिग्रिटीज इन्वॉल्व इन दैट। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जुडिशरी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी एक रोल प्ले करे ये एनजेएसी में, और नथिंग बट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, ठीक है। ये हो गया इनका अपॉइंटमेंट, ओके। दूसरा हो गया इनका फंक्शन के ऊपर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। पहली कंट्रोवर्सी, एज यू नो दैट, एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जहाँ पे एडिशन और डिलीशन ऑफ वोटर्स होंगे। तो यही माना जा रहा है कि बीजेपी जो पार्टी है, उनके जो अगेंस्ट वोटर्स होते हैं, स्पेशली द मुस्लिम्स वोटर होते हैं ना, ये सर्वे के थ्रू उनके नाम काट रही है, ठीक है। तो जो अपोजिशन पार्टी है, जो कि उनका वोट बैंक हमेशा से मुस्लिम रहा है, ठीक है, वो ये एसआईआर को अपोज कर रही है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ममता बनर्जी वही कर रही हैं एसआईआर में। ये तेलंगाना में भी होने वाला है, और यहाँ पे किस तरीके का माहौल बनेगा मेरे स्टेट में अभी तो पता नहीं है, बट ऑब्वियसली कांग्रेस गवर्नमेंट रहने की वजह से यहाँ पे एसआईआर को काम करने का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं देंगे ये भी, ओके। ज्ञानेश कुमार जी को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फंक्शन के ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवाज़ उठाई गई है। यह एक कंट्रोवर्शियल थिंग है, ओके। अगर हम और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, वो है इलेक्शन कमीशन में बेसिकली रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। रिफॉर्म्स किस लिए लाए जाते हैं, टू इंक्लूड मोर एंड मोर, जो भी दूर दूर हुए, मोर एंड मोर इनटू व्हाट इलेक्टोरल रोल्स में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करना है। बहुत सारे लोग एनआरआई से वो यहाँ पे नहीं रहते, उनको ई बैलेट सिस्टम देना है। बहुत सारे मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, वो सियाचिन में बहुत दूर दूर हमारे जवान वहाँ पे तैनात होते हैं, तो उनको भी वोटर आईडी, किसी प्रॉक्सी वोटर आईडी देने की, वोटिंग राइट देने की ज़रूरत है। ऐसे रिफॉर्म्स भी आते हैं, किस तरीके के कौन से रिफॉर्म्स चल रहे हैं, ये एग्जामिनेशन इसमें पूछता है, ओके। डिस्कस द वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है विद रिगार्ड टू दैट, ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस करती है ना, ये इलेक्शंस कैसे होते हैं आपको पता है। एक स्टेट में होंगे आज, फिर 5 महीने के बाद कोई और स्टेट में होंगे। तो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओम बिरला जी की कमेटी अपॉइंट की गई है, और कमेटी ने सब, ये कमेटी के चेयरमैन है, ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये, और ये चेयरमैन भी है।
वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोस कॉन्स वाई वाई नॉट एक्सेट्रा आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आपका प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी आपको वन नेशन वन इलेक्शन और द इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग में। ठीक है, अब रहा बात बात पार्टी सिंबल्स। जो शिवसेना था उद्धव ठाकरे जी का, श्रीकांत शिंदे जी का, एकनाथ शिंदे जी का एक्सेट्रा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करी थी, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा रोल नहीं था। वो अपना जजमेंट दे ही दिए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वही सर आँखों पे बोल के मान के हम चले हैं। ठीक है, अगर आप ये अपॉइंटमेंट का ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए अपॉइंटमेंट के ऊपर। एक क्वेश्चन वन इलेक्शन वन रिफॉर्म में पढ़ना चाहिए, वन इलेक्शन वन नेशन में पढ़ना चाहिए। उसके बाद में अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, और एक भी इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, आजकल ये देखा जा रहा है न्यूज़ में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है अपने काम पे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेट के इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूटिव को सबमिट करते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो इसी तरीके से आप मेंस के टॉपिक्स पढ़िए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि उनका टेन्यूर क्या रहेगा, उनकी इंडिपेंडेंसी क्या होगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे। ये तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में प्रॉपरली दिया गया है। अगर पॉलिटी लक्ष्मीकांत का पढ़ने के बाद में जो भी मैं 5 से 6 आपको मेंस टॉपिक बोला हूँ, अगर आप वो पढ़ लेके जाते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एवरी क्वेश्चन काउंट्स एंड एवरी मिनट काउंट्स एंड एवरी व्हाट आई से इज अ टॉपिक काउंट्स। सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन। डू जॉइन PSIR क्लासेस में से पढ़िए और टेस्ट सीरीज़ पढ़िए। ठीक है, अच्छे से लिखिए, रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और लास्ट में है मेंटरशिप। ये दोनों से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटरशिप है, जहाँ पे मैं गारंटी करूँगा 350 के आसपास आपको मार्क्स आएंगे, और इससे आपका मेंस जो कट ऑफ है उसको मैं ड्राइव करने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है, आपको भी मिलेगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।